हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपकी हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं। ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जाने वाली है। अगर आपने अभी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखकर और अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। ध्यान रखना, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आप कुछ जीनियस गैस पेपर से लिए हुए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि बहुत अच्छा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए और उसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सही विकल्प दिए हुए हैं, मतलब इसमें से हमें एक कुछ ऑप्शन दिए होंगे, हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा और कुछ ऑप्शन दिए होंगे। उन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा, सही विकल्प चुनना होगा हमें। तो नव जागरण का युग है। नव जागरण का युग क्या है? तो भारतेंदु युग नव जागरण का युग है, क्योंकि इसी युग में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। तो इसीलिए आपसे पूछा जाए कि नव जागरण का युग क्या है तो भारतेंदु युग को आप बताओगे। महाप्राण के नाम से प्रख्यात कवि है, महाप्राण के नाम से, तो महाप्राण के नाम से जो प्रख्यात कवि है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब जो भाषा, अब डिक्टेटर का मतलब होता है जो अपनी अपनी चलाए, और कबीरदास जी ने भाषा में वास्तव में ही अपनी अपनी चलाई है। मतलब उनके पास भाषा को तोड़ने मरोड़ने का गुण था, सीधी सी बात यह है। तो भाषा का डिक्टेटर किसे कहा गया है? कबीरदास जी को कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मैंने आपको पूरी हिंदी जो है पढ़ाई है और उसमें आपने देखा होगा कि निशा निमंत्रण से ये लिया गया है, मैंने आपको बताया होगा। बाकी इनकी रचनाएं और भी हैं, मधुशाला है, मधुकलश है, मधुबाला है, तो ये रचना है, लेकिन इनमें जो गीत संग्रह है निशा निमंत्रण, उसी से दिन जल्दी जल्दी ढलता है लिया गया है। ध्यान रखना। अगला है इसमें सहाय की कविता, मतलब रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके इस संग्रह से उद्धृत है। कौन से संग्रह से उद्धृत है? तो एक अभिनेता को सी जो इनका एक अभिनेता को करके जो संग्रह है उसी से उद्धृत है। कौन सी? रघुवीर सहाय जो कैमरे में बंद अपाहिज है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कहां से उद्धृत है? तो एक अभिनेता को कैमरे के सामने लाया जाता है। किसको? तो एक भिखारी को, एक आत्महत्या के विरुद्ध, या लोग भूल गए हैं, या एक अपाहिज को। तो आपको पता होगा कैमरे के सामने एक अपाहिज को लाया जाता है। आगे देखिए, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? तो बसंत ऋतु खोलता है। ध्यान रखना, फूलों की नई कलियों की, जो फूलों में नई कलियों में कोमल गांठें लगी, गांठें मतलब वो बंद होते हैं फूल, फिर उनको खोलने का काम कौन सी ऋतु करती है? तो आपको पता होगा वसंत ऋतु उन्हें खोलने का काम करती है। इस समय सारी प्रकृति क्या हो जाती है? पल्लवित हो उठती है। आगे देखिए 8वें नंबर का क्या कह रहा है? ये कह रहा है तीसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक मतलब तार सप्तक के प्रमुख कवि है। कौन कौन है? तो प्रमुख कवि है उनके तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? कुंवर नारायण है। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, उमाशंकर जोशी नहीं है, तुलसीदास नहीं है। कौन है? कुंवर नारायण है। ध्यान रखना। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय है दूसरा सप्तक के। लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की तुलना किससे करती है? तो बाली से, सुग्रीव से, अंगद से, या हनुमान जी से? तो हनुमान जी से। ध्यान रखना, क्योंकि हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली थी सेवक धर्म में वो, तो हनुमान जी से करती हैं। जेठौत का अर्थ क्या होता है? तो जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। कौन का पुत्र? जेठ का पुत्र, मतलब जेठ के बेटे को ही क्या कहते हैं? जेठौत कहते हैं। ध्यान रखना, चाचा के लिए नहीं, वो बहू के लिए। ध्यान रखना। तो जो चाची है, चाची और भतीजे का रिश्ता है ना, वो एक तरीके से जेठौत और चाची का रिश्ता हो गया एक तरीके। जेठ के पुत्र को हम क्या कहते हैं? जेठौत कहते हैं। आगे देखिए, ये आपके भक्तिन चैप्टर में ही है, था, आपको पता होगा। जेठानियों के बेटे थे वो महादेवी वर्मा की। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? आकर्षक होता है। तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। कैसा होता है? मूक होता है। तो ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। ठीक है। उसके बाद भगत जी क्या बेचते थे? तो पता ही होगा, चना बेचते थे, चूरन बेचते थे, चावल बेचते थे, चाय बेचते थे, तो आपको पता है चूरन बेचते थे। अगला, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती है? तो ढोलक की आवाज, मतलब जो ढोल की आवाज थी, जो लुट्टन पहलवान बजाता था, उसी को क्या बोला गया? संजीवनी शक्ति के बराबर बोला गया है। तो यहां लिखा हुआ है पहलवान की ढोलक की आवाज। किसकी ढोलक की आवाज? पहलवान की ढोलक की आवाज। ठीक है, लुट्टन सिंह पहलवान बजाता था और पूरे गांव में जो बीमारी फैली हुई थी उससे लोगों के अंदर संजीवनी शक्ति जैसा एहसास उन्हें होता था। अगला, जेठ मास की तपन
और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता रहता है? तो आपको पता होगा शिरीष का पेड़, आपके में चैप्टर है, आपने पता ही है, शिरीष का फूल। किसका फूल? शिरीष का। तो शिरीष का जेठ मास की तपर और भादों की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता रहता है? शिरीष का पेड़ खिलता रहता है। किसनदा वास्तविक नाम क्या था? तो किसनदा का वास्तविक नाम था कृष्णानंद। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग तो किशोरदा लगाएंगे, किशोरदा नहीं है, कृष्ण कुमार भी नहीं है, कृष्णचंद भी नहीं है, कृष्णानंद। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो केशव प्रथम वीर ने किया था, ये बात ध्यान रखना। और प्रमुख रूप से किसमें लिखी गई थी? तो मराठी में लिखी गई थी। और हिंदी में किसने अनुवाद किया था? केशव प्रथम वीर ने किया था। अगला देखिए, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो नवाब सोंदलगेकर, ये उनके मराठी अध्यापक का नाम था। ध्यान रखना, दत्ताजी नहीं, दत्ताजी राव मत लगा देना, बामन पंडित की तो कथा सुनाई थी, रणनवरे भी नहीं था, दत्ताजी राव भी नहीं था, कौन था? सोंदलगेकर। नेक्स्ट, 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहन जोदड़ो आए थे। कौन आए थे? तो राखलदास बनर्जी आए थे। नाम याद रखना, नहीं तो कुछ और लिख दो आप। राखलदास बनर्जी कौन से सन में? 1922 में। और बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए कहां पहुंचे थे? मोहनजोदड़ो पहुंचे थे। अगला, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तकनीकी शब्द नहीं है। तो जैसे अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द है, एलाइस एजेंट जिसे बोलते हैं हम, रेखा चित्र तकनीकी शब्द है, आयोग एक तकनीकी शब्द है, पर अंगोछा तकनीकी शब्द नहीं है। ध्यान रखना, ये अंगोछा मतलब पता ना आप, गमछा एक प्रकार से, तो ये तकनीकी शब्द नहीं है। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। तो काश, ये जैसे निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, जैसे ठीक, लगभग, करीब, तो ये अवधारणा बोधक निपात शब्द हैं, जबकि काश इसमें से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है। शब्द युग्म के प्रकार होते हैं, तो शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आपने शब्द युग्म पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ निरर्थक होते हैं, कुछ सार्थक निरर्थक होते हैं, ऐसे अर्थ देते हैं ना, जैसे उल्टा पुल्टा। तो उल्टा तो ठीक है, पुल्टा का क्या मतलब है? तो निरर्थ एक शाब्दिक है और मतलब एक में अर्थ निकल रहा है, एक मतलब एक शब्द में जोड़ा ऐसा बना हुआ है कि एक निरर्थक है और एक अर्थ दे रहा है, एक अर्थ सहित है और एक अर्थ रहित है। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, कुछ अपोजिट होते हैं, कुछ समानार्थी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने जैसे जल्दी जल्दी, तो ये तो बिल्कुल सेम अर्थ वाले हो गए, ठीक है। कुछ सुबह सवेरे, तो ये कैसे हो गए? दोनों एक जैसे अर्थ के हो गए। तो ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो जिन्हें साथ साथ बोला जाता है या लिखा जाता है, तो जोड़े से चलते हैं, वो शब्द युग्म कहलाते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह क्या कहलाता है? तो शब्दों का अर्थपूर्ण समूह, जब शब्द बहुत सारे शब्द मिल जाएं और अर्थपूर्ण बन जाएं, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। और अगर यही वर्णों का वर्ण मिलकर बनते हैं, जैसे क, म, ल, तो ये वर्ण मिल गए तो ये शब्द बन गया। वर्णों का समूह क्या बन गया? शब्द बन गया। और शब्दों का समूह वाक्य बन गया। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, इस प्रकार वो पूछेगा आपसे, शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से रखा जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं? एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा वाक्य कहलाता है? वो सरल वाक्य कहलाता है। तो ध्यान रखना। अगला आता है, किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है क्योंकि ये अपने अंदर और भी कई रसों को समाहित कर लेता है, इसलिए ये रसों का राजा है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते हैं, आपको अच्छे से पता है। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। कितनी होती है? दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, ठीक है। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, तो शब्द शक्ति के भेद कितने माने गए? 3, अविदा, लक्षणा, व्यंजना, तो 3 भेद माने गए हैं। जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए उसमें मौजूद होता है। तो किसी काव्य को पढ़ रहे, सुन रहे हो, तो हृदय पर छा जाए एक तरीके से, तो प्रसाद गुण होता है उसमें। कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण, ओज गुण, कोई गुण नहीं, तो प्रसाद गुण होता है, क्योंकि वो हृदय पर छा रहा है सीधा सीधा, ठीक है। माधुर्य तो मधुरता को बताएगा, कानों में रस्सा घुल जाए, और ओज गुण मतलब वीरता प्रकट हो और हृदय पर छा जाए, तो वो प्रसाद गुण होगा। अगला कह रहा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता होगा 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तो जिसमें मात्राएं गिनते हैं मात्रिक छंद, इसमें वर्ण गिनते हैं वाणिक छंद। अगला देखिए, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो विजुअल, ये तो होता ही होता है, विजुअल तो टीवी पर प्रसारित होगा, तो नेट, बाइट,
उपरोक्त सभी, हाँ, तो उपरोक्त सभी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीवी पर प्रसारित खबरों में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कहानी का पहला तत्व होता है तो कथानक, ठीक है। उसके बाद कवि किसका भार लिए फिरता है, तो निज, कवि किसका भार लिए फिरता है, सुख दुख का, जगजीवन का, निज उर का, यौवन का, नहीं जगजीवन का, ये गलत है, ठीक है। जहां गलत होगा मैं बता दूंगा आपको, तो जगजीवन का भार लिए फिरता है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे तेज बौछारों वाला मास होता है, क्या होता है सबसे तेज बौछारों वाला मास, तो सावन, आषाढ़, भादो, ज्येष्ठ। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, पता है ना आपको, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, इसमें जगजीवन आया था, निज उर का नहीं, निज उर का तो उपहार लिए फिर रहा था कभी, पता होगा आप लोगों को, आपने अगर कविता पढ़ी होगी सही तरीके से, तो ये तो बहुत छोटे छोटे से आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, लेकिन आपने अगर पूरी कविता पढ़ी है तो आपको एक एक लाइन कंठस्थ होगी अगर ढंग से पढ़िए तो। अगला, उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ क्या होता है, तो उषा का अर्थ सुबह होता है, भोर होता है, ना कि रात्रि, ध्यान रखना। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है, तो बादलों को कहा गया है, ध्यान रखना। अगला है, लुट्टन पहलवान ने हराया था आपको, नहीं, दारा सिंह को नहीं, राजा साहब को, हाँ राजा साहब को उठा पटक दिया, रुस्तम को नहीं, चांद सिंह को, ठीक है। राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई, ध्यान रखना। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या है, रुबाइयां हैं, आपके में चैप्टर दिया हुआ है रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये सुना है ना, और आंगन में ठुनक रहा है जिदे आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, तो रुबाई तो है। तो ये उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, पता ही होगा आप लोगों को। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है, तो इंद्र सेना के आने की सूचना देती है। कुछ लोग इसे मेढक मंडली भी कहते थे, जो उनसे जलते बुनते थे या उन्हें वो पसंद नहीं करते थे, वो मेढक मंडली कहते थे, लेकिन जो उन्हें मानते थे वो उन्हें क्या कहते थे, इंद्र सेना कहते थे, ध्यान रखना। जी उन्हें बहुत मानती थी। शंख का रंग कैसा होता है, तो शंख का रंग नीला होता है, ध्यान रखना। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में आजकल तो लोग उड़ रहे हैं आकाश में, कुछ पैसे से कुछ बिना पैसे से। शंख का रंग पता है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं, बगुले। कौवे, हंस, कबूतर उड़ तो ये भी सकते हैं, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है सोने की बात कही है, तो तुलसीदास जी ने कहा सोने की बात कही है, कहां सोने की बात कही है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। तुलसीदास जी ने कहां सोने की बात कही है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए उन्होंने कहा था मसीत, उन्होंने कहा था कि मसीत को सोएबो, बोला था या नहीं बोला था, क्या बोला था, मसीत को सोएबो, ठीक है। तो उन्होंने मस्जिद में सोने की बात कही है, किसमें सोने की बात कही है, लेबे को एक ना देवे को दो, कुछ ऐसे तरीके से लाइनें थी, आपको पता होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा सोने की बात कही है, तुलसीदास जी ने मस्जिद में सोने की बात कही है। कुछ लोग मंदिर में लगाएंगे, कहेंगे भैया वो तो हिंदू थे तो मंदिर की बात कहेंगे, नहीं, उन्होंने दोहे में, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला है, जो लाइन है उसने तुलसीदास जी ने पंक्ति जो लिखी है, उन पंक्तियों में क्या लिखा है कि कवित्व है शायद, तो दूत कहो अवधूत कहो जुलाहा कहो को, तो इस इन लाइनों में उन्होंने क्या कहा कि मस्जिद में सोता हूं मैं, तो ठीक है। अगला आता है, आप अच्छे से समझ लीजिए इनको। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, शब्द क्या कहलाते हैं, पता ही होगा, अलंकार कहलाते हैं। और पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या है, पखवाड़ा ध्यान रखना, ढंग से सुनना थोड़ा सा। 7 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि, तो पखवाड़ा 15 दिन की अवधि को कहते हैं हम, ठीक है। फोर्टनाइट 15 दिन की अवधि को 15 पीरियड ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड पखवाड़ा। इक्षु का अर्थ है गन्ना, इक्षु का अर्थ क्या होता है, गन्ना। ये अब देखिए, उत्पीड़न का अर्थ है शोषण करना, ठीक है, क्या करना, उत्पीड़न मतलब शोषण करना। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो पता ही होगा, जातिवाद पर सबसे ज्यादा कौन बोले हैं, तो ये भीमराव अंबेडकर हैं। आगे सुनिए, छायावाद के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। महादेवी वर्मा भी स्तंभ है उसका, छायावाद का, और जयशंकर प्रसाद तो उसके जनक है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद प्रमुख व्यक्ति है छायावाद के। अब कामायनीन की रचना होगी, आपको पता होगा, रचना है ना, कामायनीन का फेमस महाकाव्य है।
यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी कौन सी? 25वीं। कौन सी वर्षगांठ थी? 20वीं, 30वीं, 40वीं? तो 25वीं। सिल्वर वेडिंग। मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है? 5000 साल पुराना है। बच्चों को अगर कभी कोई भूल जाते कितने साल पुराना है, तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो 5000 साल पुराना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्ति काल के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है? तो रामचरितमानस। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार, निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे अनुसार ईश्वर है निराकार। देखिए इन निर्गुण वाले जो हैं उन्होंने ईश्वर का कोई रूप नहीं माना, और एक सगुण है तो ईश्वर का उन्होंने मूर्ति को जो है रूप माना है, ईश्वर का एक रूप माना है कुल मिलाकर। तो निर्गुण, क्योंकि ईश्वर कैसा भी हो सकता है, कैसे भी आकार का हो सकता है, इसलिए उन्होंने निर्गुण बोला है उसको। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। काल की प्रेम मार्गीय काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हैं। तो भक्ति काल की, कौन सी? भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। और इनका प्रमुख महाकाव्य का नाम पता है आपको? पद्मावत। प्रेमचंद को की उपाधि दी गई, उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। बताइए, प्रेमचंद को तो उपन्यास सम्राट के बारे में पढ़ा होगा आपने कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, ये इनके उपन्यास पढ़े, मतलब इसके आपने देखा होगा कहां इनके उपन्यास ये हैं। तो आपसे पूछा जाए तो आप 1-2-4 उपन्यास याद करके लिख देना इनके। और उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। दंगल का स्थान ने लिया घोड़ों की रेस ने। आपको चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा पहलवान की ढोलक में कि दंगल का स्थान किसने ले लिया था? घोड़ों की रेस ने ले लिया था, और पहलवानों का दाना पानी राजमहल से उठ चुका था। आगे सुनिए, आगे क्या बोला गया है? शीरीष के वृक्ष बड़े और होते हैं, छायादार होते हैं, ये बात सही है, ठीक है, पर कमजोर होते हैं। कालिदास के हृदय से निकली थी शकुंतला। किससे निकली थी? शकुंतला। हृदय कालिदास के हृदय से निकली थी, क्योंकि शकुंतला का जो वर्णन है, जो चित्र है, बहुत ही मतलब इतना अच्छा वर्णन किया है कि ऐसा लगता है वो जो रचना है वो उनके हृदय से निकली हो। जैसे ऐसा मत समझ बैठना कि उनके हृदय को फाड़ के निकल पड़ी थी, रचना का बात कर रहा है। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव था लुट्टन सिंह, ये पूछ सकता है वो। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार का पेड़ रस वायुमंडल से प्राप्त करता है, तो शीरीष का पेड़ रस वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये ध्यान रखना। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार शीरीष का पेड़ जिंदा बना रहता है, और रस कहां से खींच रहा होता है? तो वायुमंडल से खींच रहा होता है। अगला देखिए, यशोधर बाबू के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी, पता ही लग गया। सौंदलवेकर मास्टर साहब मराठी पढ़ाते थे, ये आपको पहले ही पढ़ने में मिल गया। मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, 700 कुएं थे। समाचार लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है उल्टा पिरामिड। समाचार लेखन में कौन सी शैली का किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड। कैसा पिरामिड? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड शैली का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, आप ध्यान रखना। समाचार लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है तो उल्टा पिरामिड शैली। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्द के बिना कविता का कोई मतलब ही नहीं है। चरण धरत चिंता करत चितवत चहु और, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो शब्द के बिना, सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द, सुंदर शब्द के बिना कुछ है ही नहीं है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? तो शब्द है। दृश्य का सबसे गहरा संबंध होता है स्मृतियों से। दृश्य का पहला संबंध क्या है? स्मृतियों से। याद होगा तो दृश्य बनेगा। लेख लिखने का कोई आज तक नहीं बना, फॉर्मूला नहीं बना लेख लिखने का, ये पता होगा आप लोगों को। मैं कह रहे थे लेख लिख रहा हूं मैं, सीरीज के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपने सुना होगा, देखा होगा, होगा उसमें। वाक्य में अर्थ पर बल देने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है तो निपात शब्द का। इसमें लिखा है निपात शब्द, नहीं निपात शब्द। क्या? निपात शब्द, ये गलत लिखा है, निपात शब्द, ठीक है, बल देने के लिए। मैं भी जाऊंगा, भी निपात शब्द है ना। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले हों, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब मूल वाक्य के साथ एक प्रिंसिपल है, मतलब जो प्रमुख वाक्य है वो, और प्रधान वाक्य के अलावा एक या उससे अधिक और भी वाक्य मिले हो, तब वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो मूल वाक्य हो, प्रधान वाक्य हो, और उसमें और भी कई वाक्य जुड़े हो, आश्रित वाक्य जुड़े हो, तो वो क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले हो, तब वह क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान वाक्य के अलावा भी कई अन्य आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य कहलाता है। और जब दो साधारण वाक्य जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिसमें अब देखिए,
एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न, चमत्कारिक और विलक्षण होता है कहलाता है, तो मुहावरा कहलाता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब एक वाक्य का टुकड़ा होता है और जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कुछ विलक्षण अर्थ देता है, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। ठीक है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। बताइए आप लोगों को, छंदों में गण होते हैं तो ध्यान रखना वाणिक छंदों में होते हैं गण। किनमें होते हैं? वाणिक छंदों में। मैंने आपको छंद पढ़ाया था, पूरा टॉपिक छंदों में मैंने आपको बताया था कि छंद में जो 8 गण होते हैं, कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। वो हम किस में यूज करते हैं? तो मात्रिक छंदों में यूज करते हैं, वाणिक छंदों में यूज करते हैं। हम वाणिक छंदों में यूज करते हैं उसमें। जैसे, और इन गणों का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको? यमाता, राजभान, सिखाया था या नहीं सिखाया था? ये फॉर्मूला भी सिखाया था मैंने इसका। और 8 गण बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 आखिरी वाले नहीं देखे जाते, वो लघु गुरु हैं। तो 8 गण बने थे, तो ध्यान रखना। और ये कहां यूज होते हैं? तो वाणिक छंदों में यूज होते हैं, मात्रिक छंदों में यूज नहीं होते। तो छंदों में गण होते हैं, तो कौन से छंदों में होते हैं? वाणिक छंदों में। सूर्योदय हो गया में शक्ति है, कौन सी शक्ति है? व्यंजना है। कौन सी है? सूर्योदय हो गया। वैसे सूर्योदय हो गया केवल इतना कहा गया है, तो ये अविदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अविदा हो जाएगी। यहां पर हमें कोई अर्थ नहीं निकालना पड़ रहा, तो ये अविदा है। कौन सी है? अविदा है। ठीक। और अगर कहीं ऐसा कहा जाए कि अब आपके जीवन में सूर्योदय हो गया है, आपके जीवन में प्रकाश आ गया, तो वहां पर ये बदल जाएगी फिर। तो अभी तो यहां पर केवल सिंपल बात बोला गया कि सूर्योदय हो गया, जो हमें स्पष्ट तरीके समझ में आ गया। तो ये कौन सी हो गई? अविदा हो गई। राजा सूरजमल शेर थे। अब यहां पर आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर शेर का मतलब वो वाले शेर नहीं, मतलब बहादुर थे, तो यहां अर्थ निकालना पड़ रहा है। तो ये लक्षणा हो गई। अगले में जोड़ियां आती हैं। जोड़ियां तो आप अच्छे से मिला लेते हो। जोड़ियां तो अभी, हाँ, वैलेंटाइन डे पर ही बहुत सारी जोड़ियां मिलाई थी, देखी होंगी आप लोगों ने। यहां पर भी जोड़ी मिलाना है। ठीक है, जोड़ी मिलाना सीखते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी, मतलब सही उत्तर दिए ही हो, उसमें हम क्या मिलाएंगे? हमें पता है ये छायावाद का प्रमुख स्तंभ है, आप जानते हो। प्रगतिवाद रामधारी सिंह दिनकर है इसके कवि। छोटा मेरा खेत किसका है? उमाशंकर जोशी का है। आपने पढ़ा होगा ये वाला। कागज का चौकोर पन्ना। दिन का पंक्षी जल्दी जल्दी चलता है, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। उल्टा पिरामिड शैली किसमें यूज होती है? तो समाचार पत्रों में यूज होती है। और प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ। ठीक है, तो ये अपने आप ही जोड़ी मिली मिलाई है, हमें तो बस पढ़ना है, एक बार पता होना चाहिए, रीड करके जरूर रखना चाहिए हमें। अगला देखिए, इसमें अगली मैचिंग क्या है? अगली मैचिंग है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है, पता ही होगा आप लोगों को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया है। स्वर्ण युग है। मस्ती का संदेश हरिवंशराय बच्चन लिए डोल रहे हैं। महाकाव्य कामायनी है, ध्यान रखना। और किसका है? जयशंकर प्रसाद का, छायावाद के प्रवर्तक। मुक्तक काव्य बिहारी सतसई है। ठीक है, 713 दोहे हैं इनके, बिहारी जी के। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में चोटे लगे सुघाव करें गंभीर। ठीक है, बहुत ही गहरा भाव छुपा होता है बिहारी के दोहों में। तो सतसई, बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, मैंने आपको छंदों में पढ़ाया है। संपादकीय पृष्ठ, अखबार की अपनी आवाज, ये पता ही होगा आप लोगों को। ये मैचिंग हो गई। इसके बाद अगली मैचिंग देख लेते हैं। सतिया स्वास्तिक का चिन्ह होता है, गांव में सातिया बोलते हैं, सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक भी बोलते हैं, सातिया भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, स्वास्तिक का बाजार में स्वास्तिक बोलते हैं, जबकि गांव में सतिया बोलते हैं, सातिया बोलते हैं। ठीक है, बाजार में तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। शब्द युग्म आना जाना एक शब्द युग्म है, आना जाना। ठीक है, अपोजिट, आना और जाना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो कैसा हो गया? विपरीतार्थक शब्द युग्म हो गया। 6 होते हैं। कविता की पहली शर्त क्या होती है? शब्दों का मेल जोल होना चाहिए कविता में, बिना तालमेल के कविता नहीं हो सकती। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, पता ही होगा आपको। ठीक है, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सकता हूं, घाम में चांदनी की दमकत है, सेनापति होती शीतलता से गुनी चकवा की छाती तक, पता पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो कवित्व छंद है वो। या किसी भी किसान कुल बकन बनिक बेकारी भाट, पढ़ा था ये भी। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, जो आनंद यादव, नाम सुना है आपने? कैसे नहीं सुना होगा। अगला है, अगली मैचिंग देखिए, इसको भी मिला देते हैं। मिला क्या देते हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। प्ले विद द वर्ड, WH ऑर्डन। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु का है। प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या और कब, ये कैसा निपात शब्द है? कब जाओगे, तो कैसा हो गया? क्या और कब, निपात प्रश्नबोधक है। अतीत में दबे पांव, ओम थानवी ने लिखा है। ये ध्यान रखना, अतीत में दबे पांव किसने लिखा है? तो ओम थानवी ने लिखा है, जिसमें मोहनजोदड़ो
सभ्यता और उसके बारे में बताया। वर्ण वर्ण के बोलने में लगा समय, मात्रा, ठीक है। ध्वनियां जो होती हैं मात्राएं, वर्ण के बोलने में समय लगता है ना, बड़ी की मात्रा पर ज्यादा समय लगेगा, छोटी की मात्रा पर कम समय लगेगा। लघु और गुरु मात्रा होती है, पता होगा आप लोगों को, पढ़ाया था जिस दिन मैंने छंद पढ़ाए थे, पूरा एक चीज पढ़ाई थी। अगर आपने छंद की तरीके से वीडियो नहीं देखी है तो रस छंद अलंकार की वीडियो प्रॉपर्ली देखें, काव्य की वीडियो प्रॉपर्ली देखें, ताकि आपको चीज अच्छे से क्लियर हो सके। भक्ति काल के लोकप्रिय कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं भक्ति काल के। राम को चिंता थी अपयश की, ठीक है, राम जी को चिंता थी ना। श्री अद्भुत अवधूत, अपयश मतलब अपमान होता है, पता होगा आप लोगों को। जब लक्ष्मण जी मूर्छा में चले गए तो उस समय उन्होंने कह रहे थे क्या मुंह लेके मैं जाऊंगा, ये वो फलाने ढिकाने, लोग क्या कहेंगे, निज जन मतलब तुम तो अपनी माँ के एक ही पुत्र हो और मैं क्या कहूंगा जाकर वहां पर, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें भगवान राम बता रहे। तो राम को किसकी चिंता थी? अपयश की। वाक्य शब्दों का विन्यास है, वाक्य कब बनता है? शब्दों को सही तरीके से संगठित किया जाता है। 10वां रस वात्सल्य रस माना गया है, ठीक है। कवित्व 4 चरण होते हैं कवित्व में। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऐसी मैचिंग्स अपने आप ही मिलती हुई चली जाती है, मैं ज्यादा मिलाने, जोड़ियां तो अपने आप बनती हैं, जोड़ियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बस आप एक बार जोड़ियां देख लीजिए, उसके बाद जोड़ियां बनती चली जाती हैं। सत्य सत्य लिखिए। कबीर के वाक्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है। सत्य, कबीरदास जी ने बिल्कुल हमेशा कटु भाषा लिखी है। उन्होंने तो रूढ़ियों को मतलब बेकार गलत प्रथाओं का विरोध ही किया है उन्होंने। उनके दोहे तुम देख लीजिए, सब में आपको ऐसा मिलेगा कि उन्होंने गलत चीजों को गलत ही बताया, गलत ही ठहराया। तो दोहे बड़े ही अच्छे हैं उनके। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में सो साबित बचा न कोई। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि धन माया मोह संपत्ति लालच, कुछ नहीं है। ये चक्की जो चल रही है ना, धरती और आसमान की, धरती और आसमान की, उस चक्की में हम पिस रहे हैं कंटिन्यूसली। और इस दो पार्ट है ना चक्की के, इनके बीच में कोई साबुत आज तक बचा नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मोह माया मत रहिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, असत्य। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को नहीं कहा जाता, अभी तो बताया था। आगे देखिए, जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा ब्रज भाषा नहीं है, इसलिए असत्य। अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, सत्य ये बात, ठीक है। तृतीय है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पढ़ता आपने लाइन? तो अस्थिर सुख पर, सुख हमारा स्थिर नहीं है, इस पर हमेशा कौन की छाया मंडराती रहती है? दुख की, कष्टों की। कर्ता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, सत्य। बिना कल्पना शक्ति के आप कैसे शब्द रूपी बीज बो सकते हो? तो बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, तभी वो बीज जो है जीवित होगा। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है, सत्य। सही बात है, पैसा जेब में रखा रहता है लेकिन पैसा बिलकता रहता है, लेकिन भगत जी कुछ ले नहीं सकते, हट नहीं लेना मुझे। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया, सत्य बात है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे? नहीं, वो तो असमर्थक थे, मतलब समर्थक नहीं थे जाति प्रथा के, असत्य। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, असत्य। काले मेघा पानी दे, तो ये इसके लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार नहीं है, ठीक है। धर्मवीर भारती है, कौन है? धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे, तो आगे देखिए, कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। हाँ सही बात है, कभी भी कोई अलग से थोड़ी होता है, कभी अलग से बन गया हो, कभी कौन है? एक हाड़ मास का ही तो पुतला है। तो सही बात है, सत्य ये बात। सिंधु सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, असत्य। होता था, उसमें पत्थर और तांबे का मिला है उसमें। सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, असत्य। नालियां नहीं खुली थी वहां पर, लोग सभ्य थे वहां पर, एक हमारे यहां खुली मिल जाती चाहे नालियां। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखक है। सही बात है, समाचार लिखना पड़ता है इसमें, पत्रकारीय उसमें। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, सत्य है, सही बात है। विचारों को व्यक्त तो करते ही करते हो, स्वयं विचार भी करते हो, भाषा ही तो है वो, इस पर आप विचार कर रहे होते हो। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सत्य। सरकारी कामकाज की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज वही राजभाषा, मतलब वही राजभाषा है, सत्य, सही बात है, राजभाषा ही सरकारी कामकाज की भाषा है। रस को काव्य की आत्मा माना गया, सत्य असत्य? तो सत्य है, रस को काव्य की आत्मा जो है माना
गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। सत्य। छंद के 4 प्रकार होते हैं। असत्य छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। प्रसाद गुण में कठिन शब्दार्थ का प्रयोग किया जाता है। असत्य। अरे इसमें तो बड़ी बहुत ही ऐसे शब्द होते हैं जो प्रसाद की तरह बट रहे हो, एक तरीके से कोमल शब्द लिए जाते हैं। ओज गुण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, ओज गुण में लिए जाते हैं टा ठा ऐसे ऐसे वर्ग वाले। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? एक शब्द के वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द के वाक्य में उत्तर देंगे तो पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है अब दूर नहीं। और इसलिए पथ पर चलने वाला व्यक्ति की रात ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे उसके आशा में बैठे रहते हैं ना, पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि पथ में कहीं रात ना हो जाए। संसार की सबसे हल्की रंगीन वस्तु क्या है? पतंग है। ठीक है, कमानी भी लगी हुई है उसमें। सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो खरगोश की आंख से की गई है। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। बोया था कि नहीं बोया था? कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना किससे की है? तो कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना किससे की थी? पता है आपको? नहीं पता? चलो छोड़ो, नहीं पता तो मैं बताता हूं। कवि ने प्रातःकाल के आसमान की तुलना नीले शंख से की थी। किससे की थी? नीले शंख से की थी। कवि ने दुख की छाया की तुलना किससे की है? तो कवि ने दुख की छाया की तुलना समुद्र के ऊपर बहने वाली हवा से की है। जैसे समुद्र के ऊपर हवा तैरती रहती है, तिरती है समीर सागर पर। जैसे सागर पर कौन तैरती है? हवा तैरती है। वैसे ही अस्थिर सुख पर दुख की छाया, हमारे सुखों पर भी कौन मंडराती रहती है? दुखों की छाया मंडराती रहती है। कवि ने छोटे छोटे हिलते हुए पौधों की तुलना किससे की है? तो गरीब लोग। कवि ने छोटे छोटे हिलते हुए पौधों की तुलना छोटे छोटे बच्चों से की है। ठीक है, हंसता है बच्चा लघुभार, मतलब बच्चे लघुभार होने के कारण हंसते हैं, मतलब तो एक वैसे ही पौधे हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार होने के कारण, क्योंकि आंधी तेज तूफान आता है तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे बच्चे पर भी मतलब शैशव का शरीर जैसे हंसता है, बुखार में भी हंसता रहता है, तो ऐसी उन्होंने किसकी तुलना की है? छोटे बच्चे से तुलना की है। कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? एक ही है इस संसार में, वो है प्रभु श्री राम। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है दुनिया में। कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। ध्यान रखना, रावण रूपी दरिद्रता घेरे हुए हैं लोगों को, तभी तो लोगों के पास ना तो काम काज है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इसको ऐसी समस्या से कौन निजात दिला सकता है? तो प्रभु श्री राम ही निजात दिला सकते हैं। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेने गए थे? तो मेघनाथ गए थे क्या? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए थे। मेघनाथ जी ने तो शक्ति, देखिए मेघनाथ जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित होने पर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी गए थे। हाँ, अब देखिए मेघनाथ के पास भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी। इंद्रजीत कहा जाता था इसको। क्या? इंद्रजीत। इंद्र को तो कोई भी लपेट के चला जाता था, और इंद्र जी लपेटने चले थे कौन को? कान्हा जी को। उनको लपेट पाएंगे? गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है? राब कहा जाता है। गांव में राब खूब खाते हैं लोग बाग, और गाढ़े राब जो डालकर खाती थी वो चावलों में, याद होगा आपको उस वाले चैप्टर में, भक्तिन वाले में। 10 का अंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हाँ, 10 का अंदर किसके लिए होगा? मेरे पड़ोसी के लिए, जिसके 10 सिर है। नहीं, उसके तो एक ही सिर है, लेकिन काम वो 20 सिर वाले कर लेता है। तो रावण के लिए प्रयुक्त हुआ था। किसके लिए हुआ था? रावण के लिए। गुड़धानी का अर्थ क्या है? गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू। ठीक है, गुड़ और चना आप देख सकते हो। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था? मेढक मंडली। जो पसंद नहीं करते थे वो मेढक मंडली कहते थे, जो पसंद करते थे वो क्या कहते थे? तुम बताना कमेंट में। रस का अक्षय पात्र किसे कहा जाता है? तो कविता रूपी खेत को। अनासक्त का क्या अर्थ होता है? जो किसी के ऊपर आसक्त नहीं है, मतलब डिपेंडिंग नहीं है, डिपेंड नहीं है वो। निर्लिप्त और वीतराग। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है। रस की पुतली किसे कहा गया है? तो घटाया बहन को। ध्यान रखना। प्रिंट का माध्यम क्या है? तो छपाई वाला संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। डेडलाइन किसे कहते हैं? तो प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। ध्यान रखना कि प्रिंट मीडिया जो होती है उसमें समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, और वो डेडलाइन है। ध्यान रखना, जैसे किसी की कई चीजों की डेडलाइन होती है, जैसे फीस जमा करने की डेडलाइन आ गई, वैसे ही। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। सही से व्यवस्थित ढंग से लेखन करने का जो तरीका है वो क्या है? फीचर है। माधुर्य गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है? तो शांत में माधुर्य गुण है, ध्यान रखना। करुण में भी मिल जाता है और श्रृंगार में तो है मिल जाता है, तो माधुर्य गुण है इनमें, ध्यान रखना।
शांत में माधुर्य गुण है। अगला आता है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। और जो आपने पढ़ा होगा ना, एक विस्तृत कलेवर वाला काव्य कौन सा काव्य है? तो वो महाकाव्य है। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्त रूप, मतलब इमेज, मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो कथात्मक शैली होती है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? उस नाम का अर्थ क्या है? तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण का अर्थ लक्ष्मी था। ध्यान रखना, जो समृद्धि और संपत्ति का सूचक होता है, लेकिन वो अपना नाम सबसे छुपाती थी क्योंकि वो नाम उसके विपरीत जा रहा था। वो गरीब थी और नाम का अर्थ समृद्धता निकल रहा था, पैसे वाली निकल रहा था। लेखक के अनुसार बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो लेखक के अनुसार बाजार व्यक्ति को अपनी ओर चकाचौंध में फंसा लेता है और आकर्षक होता है। और लेखक के अनुसार बाजार व्यक्ति को अपनी चकाचौंध में फंसा लेता है। इस चकाचौंध में वह ग्राहक को उसे लुटने के लिए आमंत्रित करता है। बाजार को लूटने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है कि तुम सब भूल जाओ, मेरा रूप तुम्हारे लिए तो है, मैंने इसीलिए तो संवारा है तुम्हारा रूप। ठीक है। लेखक ने बाजार को किस प्रकार का कहा है? तो लेखक ने बाजार को माया जाल कहा है। शैतान का माया जाल। ध्यान रखना, शैतान का माया जाल है ये। लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है? तो लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर मनुष्य का गर्व है, घमंड है। ठीक है। पैसा की ताकत दिखाना ही परचेजिंग पावर है। मिट गए कई और कई मिट रहे हैं। गांव में भय का वातावरण क्यों फैला हुआ है? क्यों गांव में बीमारी पसरी हुई है? पूरे गांव पर हैजे और मलेरिया का प्रकोप छाया हुआ है, तो प्रकोप नहीं होगा। तो यही वातावरण गांव में भय पाले हुए है। लेखक ने श्रीश की तुलना किससे की है? श्रीश की तुलना अवधूत से की है, सन्यासी से की है कि परमानेंटली टिका रहता है। सन्यासी भी तो परमानेंट होते हैं, कहीं नहीं, उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं। समता कहां देखने को मिलती है? समानता कहां देखने को मिलती है? कल्पना है, इमेजिनरी है। गद्य पद्य से मिश्रित काव्य कहलाता है चंपू काव्य। जो गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य है वो चंपू काव्य है। सिद्धराज एक चंपू काव्य है, यशोधरा एक चंपू काव्य, आपने पढ़ा होगा। कविता का पहला उपकरण क्या है? शब्द है, पहले भी पढ़ चुके हम। महाकाव्य में किन रसों की प्रधानता होती है? शांत और वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? तो अपनी माता की आशा में नीडों से, घोंसलों से झांक रहे होंगे। 40 चौपाइयों वाली रचना को क्या कहा जाता है? तो 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है, हनुमान चालीसा। दोहे को उलट देने पर बन जाता है सोरठा। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो कहलाता है रूपक अलंकार। ठीक है। उपमेय में उपमान का आरोप हो तो वो क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। अलगोजा करना का तात्पर्य क्या है? बंटवारा करना। कोमल और कठोर भाव किसके व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? महात्मा गांधी जी के, कि कोमल भी थे और कठोर भी थे। टिके रहे, ऐसे लोगों में भी टिके रहे, वो डटे रहे अंग्रेजों के बीच भी, तो कोमल भी थे और कठोर भी थे। कठोर मतलब डटे रहे, और गरीबों के प्रति कितने कोमल थे वो। वात्सायन के अनुसार झूला कहां लगाया जाना चाहिए? तो वात्सायन के अनुसार झूला छायादार वृक्षों पर लगाया जाना चाहिए। झूला रेखा 2 लाख में लिखा गया था। सॉरी। इक्षुदंड से क्या अभिप्राय है? तो इक्षुदंड मतलब गन्ने का तना। ठीक है। किसान जो है गन्ने से बिल्कुल रस निचोड़ देता है, निचड़े हुए से भी रस निचोड़ लेता है। वैसे ही ये जहां पर पानी नहीं है ना, वहां से भी क्या खींच लेता है? रस खींच लेता है। काहे का वृक्ष? आप लिखना कमेंट में। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? तो नाटक सम्राट, हाँ, सबसे ज्यादा नाटक कौन ने फैलाए? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा गया है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ये इनके नाटक है। तो ध्यान रखना, नाटक सम्राट कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। एक आध 2 नाटक याद भी कर लेना भैया, पूरी हाल हो गई नाटक करते करते। आगे देखिए, शुक्ल युग को किसका स्वर्णकाल कहा गया है? तो शुक्ल युग को निबंध का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है। शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग में निबंधों को काफी ज्यादा, रामचंद्र शुक्ल भी निबंधों के लिए जाने जाते हैं। चिंतामणि इनका निबंध आपको पता होगा। तो शुक्ल युग निबंध काल का स्वर्ण युग है। असीक के फूल का क्या अर्थ है? तो भगवान के चरणों में उठाए आशीर्वाद के फूल। असीक के फूल का मतलब क्या? भगवान के चरणों से उठाए आशीर्वाद के फूल ही असीक के फूल है। यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने क्यों बैठ गए? क्योंकि उन्हें मनानी नहीं थी एनिवर्सरी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू किस तरह करते हैं? तो ये बार बार बोलते हैं, तकिया कलाम हो गया इनका। जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको क्या बोलते हैं? समहाउ इम्प्रॉपर। तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, समहाउ इम्प्रॉपर।
तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो, नौकरी उचित सी नहीं लग रही उन्हें, समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है, बेटी जो है दूसरे घर में बैठने जा रही है, समहाउ इम्प्रॉपर। तो समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश को इस्तेमाल यशोधर बाबू तकिया कलाम की तरह करते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का हिंदी अर्थ क्या होता है? किसी तरह अनुचित, जो चीज उचित ना हो। यति गति, यति मतलब बहाव और गति, सॉरी गति मतलब बहाव और यति मतलब उस बहाव को रोकने का लिए विराम से आप क्या समझते हो? तो यति गति कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को कहते हैं। जो गति को रोक दे वो यति। अगला, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो ताम्रकाल के। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो ताम्रकाल। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला। ये पोटी पूछ सकता है आपसे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला। टीला मतलब एक प्रकार का ऊंची घाटी टाइप की। ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? तो नियोजित सीधी तथा आड़ी सड़कों के निर्माण को ही वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। जो वास्तुकार हैं वो नियोजित तरीके से सीधी और आड़ी सड़कों जो बनाई गई है, सड़कें जो बनाई गई उसके निर्माण को ही क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः कौन सी सभ्यता थी? तो ये खेतीहर थे, मतलब खेती और पशुपालन करते थे। सिंधु सभ्यता में कौन कौन क्या लोग काम करते थे? कैसी सभ्यता थी इनकी? तो खेतीहर और पशुपालक थे, खेती करते थे और पशुओं का पालन करते थे, क्योंकि यहाँ पर कई चीजों के बीज मिले हुए हैं। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? तो ये पढ़ा होगा, readip.com पढ़ी होगी आपने, पढ़ी थी ये। भारत की पहली वेबसाइट readip.com मानी जाती है। छंद के आधार पर कविता कितने प्रकार की होती है? तो छंद मुक्त कविताएं और छंद युक्त कविताएं, जिनमें छंद होते हैं और जिनमें छंद नहीं होते हैं। मुक्त छंदों से मुक्त होती हैं, ध्यान नहीं रखा जाता मात्राओं और वर्णों का, मुक्त छंद हो गई, और जिसमें वर्णों का छंदों का ध्यान रखा जाता है वो छंद युक्त हो गई। साहित्य की कौन सी विधा नाटक के अत्यंत पास होती है? तो कविता। लोक प्रसिद्ध उक्ति को क्या कहते हैं? तो लोकोक्ति कहते हैं। जो लोक में प्रचलित उक्ति, कुछ बातें लोक में फेमस होती है, लोकल में फेमस होती है ना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। जैसे आंखों के अंधे नाम नयन सुख, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति और कहावतें। वर्ण मात्रा यति चरण और तुक से क्या बनता है? तो छंद बनता है। जब इन चीजों को निश्चित यति गति लय तुक विराम चिन्ह आदि को सुगठित कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? छंद बन जाता है। यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। आप पूरी हिंदी इन्हीं सीरीज में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने हिंदी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें और तरीके से वॉच करें। वैसे तो आपको पूरी हिंदी तरीके से पूरे वीडियो वॉच करने चाहिए, तभी हमें ये चीजें समझ में आती हैं बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी आप इन वीडियोज को पूरा वॉच कर बहुत हद तक पेपर को सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। चलिए अगला पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, अभी इस पार्ट को आप वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू।